हेलो बच्चों, सेल में आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनली पाए जाते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस पे पहुंच चुके हैं। सेल के अंदर आज हम न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया था। न्यूक्लियस वॉज डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यानी यू कैन से कि न्यूक्लियस की डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर? डीएनए होता है। जो हमारा डीएनए है, जिसको आप क्रोमेटिन कह सकते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर सेफली प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको हम स्टेन करने के लिए बेसिक डाई का यूज करते हैं। मतलब उसको देखने के लिए हमें बेसिक डाई उस पर डालना पड़ता है। और ये किया किसने था? फ्लेमिंग ने किया था, और इसको नेम क्या दिया था? क्रोमेटिन। ओके, एक बार से फिर से बताते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है? सेल है। और सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनली हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डिफरेंट सेल ऑर्गेनली हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम न्यूक्लियस देखते हैं। जनरली न्यूक्लियस की नंबर जो होती है सेल के अंदर वो एक ही होती है। मोस्ट ऑफ द केस में एक होती है, कई केसेस में मैनी भी देखी जाती हैं। और सेंटर में होती है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में होता है। ये हम यहाँ पे ऐसे साइड में बना रहे हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए। ओके, ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। तो पहले हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली में न्यूक्लियस होता कैसे है। ठीक है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पे फ्यूज हो जाती है, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जहां पे ये फ्यूज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए फ्यूज हो गई, यहाँ पे ये फ्यूज हो गई, है ना? जहां भी ये फ्यूज हो जाएंगे वहां छोटा सा एक पोर क्रिएट हो जाएगा। एज यू कैन सी क्लियरली, जहां पे ये मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, वहां पे एक छोटा सा क्या बन जाएगा? पोर बन जाएगा। यानी न्यूक्लियस आप कह सकते हैं कि पोर सेल ऑर्गेनली है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब हम इनकी मेम्ब्रेन का नाम रख देते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, और दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो गए हैं इसमें। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। ओके, किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। डेट भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1831 में। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको स्टेन करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, अगर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देखना है तो उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग करने के लिए हम किस तरीके का डाई यूज करेंगे? बेसिक डाई यूज करेंगे। और ये किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। और इसके अंदर का जो मटेरियल था उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? क्रोमेटिन नाम रखा था। देखिए, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड कंटेंट भरा है, प्रोटीनेशियस लिक्विड कंटेंट जो सेल के अंदर भरा होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड कंटेंट भरा हुआ है, एक इसके अंदर भी एक मटेरियल भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो था, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी अगर कभी पूछ लेते कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में दोनों आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बाहर वाला, न्यूक्लियस से बाहर वाले को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला के हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब इसके अंदर जो मटेरियल है इसमें होता क्या है? मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी क्रोमोसोम होता है, क्रोमेटिन होता है। अब ये क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन और ये डीएनए, ये सब एक ही है। ठीक है, कैसे एक है अभी देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमें पता है कि हमारा डीएनए ऐसे डबल स्टैंडर्ड होता है,
लेकिन डीएनए की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 2.2 मीटर का डीएनए होता है। और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। न्यूक्लियस हमारा कैसा है, हम इसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, और डीएनए हमारा 2.2 मीटर का है। तो डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करने के लिए इसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है, बहुत अच्छे से इसको पैक करना पड़ता है, ठीक है। तो पैक करने के लिए क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं, ये देखिए कुछ प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, इनके चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, रैप्ड कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है। क्योंकि जो डीएनए है हमारा, डीएनए हो गया, ये निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो जो प्रोटीन इसको अपनी तरफ रैप करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और इन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ओके। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। जब डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, आप कह सकते हैं इसको कहते हैं हम विंग्स ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑन द सॉरी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है। देखिए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा, और जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटते चले जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, ओके। इस तरीके से बहुत ज़्यादा, फिर जब आप कह सकते हैं कि थोड़ा और कंडेंस हो जाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन रहा, इसके चारों तरफ डीएनए लिपटा, फिर हिस्टोन प्रोटीन, इसके चारों तरफ डीएनए लिपटा, मतलब थोड़ा और कंडेंस होंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ओके। और इससे भी ज़्यादा जब कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे तो यही आगे चल के बन जाते हैं हमारे क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम कुछ और नहीं है, ये क्रोमेटिन का ही कंडेंस फॉर्म है, क्रोमेटिन का ही क्या है, ये कंडेंस फॉर्म है। ये क्रोमेटिन हो गए, इससे देखिए हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं, इसी का कंडेंस फॉर्म हो गया। तो क्रोमोसोम में क्या क्या है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए के साथ साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ही लिपटा था, और इसके अलावा इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं, नॉन हिस्टोन, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो क्रोमोसोम इज द फॉर्म ऑफ 3 यूनिट्स, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब यही जो हमारा डीएनए है, चाहे आप डीएनए बोलिए चाहे न्यूक्लियोसोम बोलिए, और कंडेंस होंगे तो क्रोमेटिन बनेगा, और कंडेंस होंगे तो क्रोमोसोम बनेगा, यही हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम कभी कभी क्रोमेटिन को देख सकते हैं, ये क्रोमेटिन हो गया, मतलब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन के सॉरी ये डीएनए है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो गया तो क्या बन गया, क्रोमेटिन। तो कभी कभी हमें क्रोमेटिन फॉर्म में भी दिखता है और कभी कभी हमें क्रोमोसोम फॉर्म में भी दिखता है, क्रोमोसोम फॉर्म में भी दिख सकता है। कब हमें क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए दिखेगा, कब हमें क्रोमोसोम फॉर्म में दिखेगा। देखिए जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि सेल डिवीजन में 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। तो जब हम इंटरफेज में होंगे, एम फेज एक्चुअली में, एम फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, और इंटरफेज में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए कैपेबल करती है। तो इंटरफेज में अगर सेल है, अगर आप सेल को उस समय देख रहे हैं जब सेल इंटरफेज में है तो क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए दिखेगा, और अगर आप एम फेज में देख रहे हैं तो क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है। तो आप कहीं लिख सकते हैं कि अगर क्रोमेटिन हमें दिखेगा कब, इंटरफेज में, इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन दिखता है, और क्रोमोसोम कब दिखता है, एम फेज में, एम फेज जो कि एक्चुअल में सेल के डिवाइड होने का टाइम होता है, क्रोमोसोम दिखेगा। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन न्यूक्लियोसोम से बने हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है, यानी डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा तो बना एक न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलके बनाए क्रोमेटिन, और कई सारे क्रोमेटिन कंडेंस हो गए तो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। तो हमें क्रोमेटिन फॉर्म में भी देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम फॉर्म में भी देखने को मिलता है। क्रोमेटिन फॉर्म में हमें कब देखने को मिलेगा, इंटरफेज स्टेज में, और क्रोमोसोम फॉर्म में हमें कब देखने को मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, एम फेज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डीएनए है तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ डीएनए होगा वहाँ आरएनए भी बनेगा, तो डीएनए से ही आरएनए बनता है, कि यहाँ पे हमें आरएनए भी दिख सकता है,
हमें इसमें क्या दिख सकता है, आरएनए भी दिख सकता है। और जहाँ पे आरएनए बन रहा होगा, स्पेशली आरएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अगर जहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, आरएनए, जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये वाला एरिया थोड़ा डार्क स्टेन दिखाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर का दिखेगा। देख रहे हैं ना, ये थोड़ा डार्क दिखेगा। तो इस वाले एरिया को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्टेनिंग, यू कैन से डार्क स्टेनिंग एरिया इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे आरएनए ज्यादा होते हैं। ठीक है, आरएनए बने होते हैं। तो ये है आपका पूरा न्यूक्लियस के बारे में। और हाँ, न्यूक्लियस के बाहर हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। तो इसी की आउटर मेम्ब्रेन से क्या निकला रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होंगे। कौन से पार्टिकल्स होंगे, राइबोसोम्स के पार्टिकल होंगे। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल हैं तो ये किस तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरीके के राइबोसोम्स के पार्टिकल आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस पर भी दिखाई दे सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के पार्टिकल नहीं होंगे वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, कभी कभी पूछते हैं कि न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है। भाई न्यूक्लियर पोर का फंक्शन है कि किसी भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंचाना है या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बनने के बाद आपको पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में आना होता है, तो इसी न्यूक्लियर पोर से वो आएगा। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होंगी जिनको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना होगा, तो वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से चली जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं, सब्सटेंस को अंदर बाहर करने के लिए, पहुंचाने के लिए। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, जब दोनों मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज हो जाती है वहां पे पोर क्रिएट हो जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो अंदर इनके जो स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर सेल में जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस एक्चुअली में क्या होता है, न्यूक्लियस हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर किए रहता है। अब जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए एज इट इज न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हमें पैकेजिंग करना होता है। पैकेजिंग करने के लिए कुछ हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए को अपने चारों तरफ रैप कर लेती हैं। ठीक है, जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो जाता है तो ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं और क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम, तो एक्चुअली में क्रोमोसोम में क्या क्या है, क्रोमोसोम में डीएनए है, हिस्टोन है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं। ओके, तो हमें इसके अंदर दिखाई क्या देगा, डीएनए किस फॉर्म में दिखेगा, हमें डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में भी दिख सकता है, क्रोमोसोम फॉर्म में भी दिख सकता है। इफ सेल इज एन इंटरफेज, अगर सेल इंटरफेज में है तो क्रोमेटिन फॉर्म में दिखेगा, अगर सेल एम फेज में होगी तो क्रोमोसोम फॉर्म में दिखेगा। ओके, मैं हट जाती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और क्रोमोसोम में ही अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं उसको बताएंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।